स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेज प्रताप यादव जेल से छूटते ही तेजस्वी यादव से मिले। छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए आंदोलन की चेतावनी दी थी। दरअसल बात है कि छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में बेऊर जेल से रिहा होने के बाद तेज प्रताप यादव सीधे अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात छोटे भाई तेजस्वी यादव से हुई। दोनों भाइयों की करीब 2 महीने बाद आमने सामने मुलाकात हुई है। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने तेज प्रताप यादव का जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि तेज प्रताप यादव और छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार अन्य लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया और मुकदमे में वापस नहीं लिए गए तो आरजेडी राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। इस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। अब तेज प्रताप यादव की रिहाई के बाद दोनों भाइयों की मुलाकात को बिहार की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। रिहाई के बाद तेज प्रताप यादव ने समर्थकों का अभिवादन किया, जबकि राजद नेताओं ने इसे अपनी राजनीतिक और फिर कानूनी लड़ाई की जीत बताया है। बिहार के स्कूल में भूत, बच्चियां बेहोश हुई तो ओझा बुला करके झाड़ फूंक, लेकिन असली वजह निकला पंखा। यह दरअसल बात है कि बिहार के कैमूर जिला के एक सरकारी स्कूल में 3 छात्राएं अचानक कक्षा के दौरान बेहोश हो गई। घटना के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि स्कूल में भूत प्रेत का साया है। जब परिजन बच्चियों को अस्पताल ले जाने के बजाय ओझा के पास ले गए, जहां पर झाड़ फूंक कराई गई। देखते ही देखते अंधविश्वास की चर्चा पूरे गाँव में फैल गई और कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। जब मामले की जाँच की गई तो सामने आया है कि छात्रों के बेहोश होने की वजह कोई अलौकिक घटना नहीं बल्कि स्कूल में पंखा बंद होने से पैदा हुई भीषण गर्मी और घुटन थी। शिक्षकों ने बताया है कि कक्षा में पर्याप्त हवा नहीं मिल रही थी, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। विशेषज्ञों ने भी इस घटना को स्वास्थ्य और फिर गर्मी से जुड़ी समस्या बताया है, न कि भूत प्रेत या फिर किसी रहस्यमय कारण से। वहीं पर इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने ग्रामीणों से अंधविश्वास पर भरोसा न करने और फिर बीमार होने से बच्चों का चिकित्सीय उपचार कराने की अपील की है। अधिकारियों से गाँव में जागरूकता और अभियान चलाने की भी मांग की गई है। बीजेपी के रथ के सामने थे तेजस्वी यादव का रथ, ऊपर से बरसने लगे पर्चे। बांकीपुर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हाई वोल्टेज ड्रामा नजारा। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पटना की सड़कों पर हाई वोल्टेज राजनीतिक मुकाबला देखने को मिला। जहां एक ओर भाजपा का चुनावी रथ प्रचार कर रहा था तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोड शो के दौरान समर्थकों के बीच पहुंचे। इसी दौरान ऊपर से चुनावी पर्चे की बारिश की गई, जिससे पूरे इलाके का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया। दोनों दलों के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और फिर प्रचार के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए पूरे दमखम के साथ प्रचार किया, जबकि राजद ने अंतिम दौर में तेजस्वी यादव को मैदान में उतार करके मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। वहीं पर जनसुराज के प्रशांत किशोर भी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाते रहे हैं। जब चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सभी दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है। अब बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस सीट पर भाजपा, राजद और फिर जनसुराज के बीच मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है और फिर अब सभी की नजरें मतदान और फिर उनके नतीजों पर टिकी हुई है। बिना खेत के शुरू करें मशरूम की खेती, 90% सब्सिडी पर मिलेगी किट। दरअसल बात है कि अगर आपके पास खेती के लिए जमीन नहीं है तब भी आप मशरूम की खेती करके शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। बिहार सरकार की मशरूम प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों, भूमिहीन युवाओं और फिर इच्छुक लाभार्थियों को मशरूम की किट पर 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। यह कम वो जगह और फिर कम लागत में शुरू होने वाला ये व्यवसाय स्वरोजगार का अच्छा विकल्प माना जा रहा है। योजना के तहत पैडी, ऑयस्टर और बटन मशरूम किट पर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। यह किसान निर्धारित संख्या में किट लेकर के घर, कमरे या फिर छोटी झोपड़ी में भी मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम उत्पादन के लिए झोपड़ी यानी कि मशरूम हट बनाने पर भी सरकार 50% तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जिससे शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है। वहीं पर योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक बिना उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य कम लागत में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और किसानों तथा युवाओं की आय बढ़ाना है।
लोन के नाम पर कई राज्यों में ठगी, साइबर अपराधी गिरफ्तार, 4 मोबाइल जब्त। दरअसल बात है कि लोन दिलाने का झांसा देकर के कई राज्यों के लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाला एक साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां आरोपी फर्जी लोन ऐप और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क करके कम ब्याज पर तुरंत लोन दिलाने का वादा करता था। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, बीमा और फिर अन्य शुल्क के नाम पर पैसे वसूल करके संपर्क तोड़ देता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 4 मोबाइल फोन समेत अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और उसने अलग अलग राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया। जब्त मोबाइल फोन और फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और फिर ठगी की कुल रकम का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। नवादा में इबोला को लेकर के अलर्ट, विदेश से लौटे 5 यात्री निगरानी में। दरअसल बात है कि इबोला वायरस के वैश्विक खतरे को देखते हुए बिहार का नवादा जिला भी अलर्ट मोड पर है। जब स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से लौटे 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को निगरानी में रखा है। इनमें से 3 यात्रियों की 21 दिन की अनिवार्य निगरानी अवधि पूरी हो चुकी है और वे पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए हैं, जबकि 2 अन्य यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी अभी भी लगातार नजर रखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इन यात्रियों का रोजाना फॉलोअप कर रही है। ये कदम केवल एहतियात के तौर पर उठाया गया है, क्योंकि केंद्र और फिर राज्य सरकार ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की 21 दिनों तक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नवादा में इबोला का कोई भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दे। यदि विदेशी यात्रा के बाद बुखार, उल्टी, कमजोरी, दस्त या फिर रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो फिर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि निगरानी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से सक्रिय है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लाठीचार्ज मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत कई राज्यों को जारी किया नोटिस, कहा जांच करे और जवाबदेही तय हो। दरअसल बात है कि जंतर मंतर और फिर अन्य राज्यों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के कथित लाठीचार्ज और फिर बल प्रयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बिहार समेत 8 राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जब सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और यदि कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो फिर उसकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में हिंसा कैसे हुई इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। जो कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच तंत्र या फिर उच्च स्तरीय समिति पर विचार किया जा सकता है। साथ ही पुलिस कार्रवाई से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड या फिर अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल संबंधित राज्यों से विस्तृत जवाब तलब किया है और कहा है कि जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, वहीं पर कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। बिहार के 45 शहरों में गरीबों के पक्के घर का सपना होगा पूरा, पीएम आवास योजना के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर। दरअसल बात है कि बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और फिर आवासहीन परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बिहार के 45 शहरी निकायों में पक्के घरों के निर्माण के लिए 233 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर कर दी गई है। इस राशि से हजारों पात्र परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके आवास का सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। वहीं पर यह स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत जारी की गई है। योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य के विभिन्न शहरों में आवास सुविधाओं का विस्तार करके अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इस योजना से जोड़ना है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस मंजूरी के बाद संबंधित शहरी निकायों में आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी और लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे न केवल गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा बल्कि निर्माण कार्यों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में कब आएगी ट्राई 4 की वैकेंसी और कब से शुरू होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया ताज़ा अपडेट। दरअसल बात है कि बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि ट्राई 4 भर्ती के अधियाचना मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इसे बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्राई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है। भर्ती में 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि 29 जुलाई से शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन शुरू होंगे। यह आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और फिर विभाग ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। वहीं पर हस्तांतरण की प्रक्रिया
चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी ताकि शिक्षकों को उनकी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार नई पोस्टिंग मिल सके। छपरा में बीडीओ पर हमले से आक्रोश, बेगूसराय में काली पट्टी बांध करके काम कर रहे हैं अधिकारी। दरअसल बात है कि छपरा में ड्यूटी के दौरान 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ पर हुए हमले के विरोध में बिहार के कई जिलों के अधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेगूसराय में सभी बीडीओ काली पट्टी बांध करके अपने नियमित सरकारी कार्य कर रहे हैं। ये सांकेतिक विरोध बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि विरोध के बावजूद भी आम लोगों के सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होंगे। वहीं पर अधिकारियों की मुख्य मांग है कि ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जज संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप करके प्रत्येक बीडीओ के साथ प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, लेग गार्ड और फिर अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। जब साथ ही छपरा की घटना में जिम्मेदारी तय करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फिर घायल अधिकारियों के बेहतर इलाज और सुरक्षा संबंधित नीतिगत सुधार की भी मांग उठाई गई है। पप्पू यादव को ये क्या हो गया, माथे पर पट्टी और हाथ में लाठी लेकर के पहुंचे संसद। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव संसद के मानसून सत्र के दौरान अलग अंदाज में नजर आए। वे माथे पर पट्टी बांधे और फिर हाथ में लाठी लेकर के संसद परिसर पहुंचे, जिससे वहां पर मौजूद सांसदों और फिर मीडिया का ध्यान उनकी ओर गया। जब उनका ये रूप दरअसल एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। जब पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन हाल के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और फिर लाठीचार्ज के खिलाफ किया। उनका आरोप था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों और युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। पर संसद पहुंचते ही पप्पू यादव की तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं, जहां उनके इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समर्थकों ने इसे सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक संदेश बताया है, जबकि राजनीतिक गलियारों में भी उनके इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। AK-47 फायरिंग मामले में तेजस्वी यादव ने मांगी जांच, बोले निर्दोष छात्रों पर गोली चलाने वालों पर हो कार्रवाई। दरअसल बात है कि सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान कथित AK-47 फायरिंग मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि छात्रों पर हथियार इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया और इसकी पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि निर्दोष छात्रों पर गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की है और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनका कहना है कि भीड़ नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था और ये स्पष्ट किया जाए कि AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किन परिस्थितियों और फिर किसके आदेश पर हुआ। उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की है। बिहार में EOU का बड़ा एक्शन, बाहुबली गुड्डू यादव समेत 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। दरअसल बात है कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित बाहुबली गुड्डू यादव से जुड़े 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और फिर संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों की जाँच के तहत की गई है। EOU की कई टीमों ने अलग अलग जिलों में एक साथ दबिश देकर के दस्तावेजों और फिर अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जाँच शुरू की है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फिर संपत्ति संबंधित कागजात अपने कब्जे में लिए हैं। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ये पता लगाया जाएगा कि संपत्तियां वैध आय से अधिक की गई है या फिर नहीं। फिलहाल EOU ने बरामद सामग्री की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में विस्तृत जानकारी शेयर की जाएगी। यदि जांच में अनियमितताएं या फिर अवैध संपत्ति के प्रमाण मिलते हैं तो फिर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। EOU की इस कार्रवाई को बिहार में आर्थिक अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी माफी मांगे, सुधाकर सिंह भाजपा पर क्यों भड़के। दरअसल बात है कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और फिर कथित AK-47 फायरिंग को लेकर के भाजपा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुई घटना बेहद गंभीर है और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं का रवैया इस पूरे मामले में संवेदनहीन रहा है। वहीं पर सुधाकर सिंह ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छात्रों से माफी नहीं मांगते तब तक उनका संघर्ष जारी
रहेगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि छात्रों पर AK-47 से फायरिंग किसके निर्देश पर हुई और इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। आपको बता दें कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच सुधाकर सिंह के बयान से राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया गया है। छात्रों पर दर्ज केस वापसी का श्रेय लेने पर एनडीए विपक्ष आमने सामने। दरअसल बात है कि बिहार सरकार द्वारा नीट आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने और फिर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के फैसले के बाद इसका राजनीतिक श्रेय लेने को लेकर के एनडीए और फिर विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला छात्रों के हित और फिर शांति बहाल करने के उद्देश्य से लिया गया है, जबकि विपक्ष का दावा है कि लगातार आंदोलन और फिर जन दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यदि छात्रों का आंदोलन और फिर जनता का दबाव नहीं होता तो फिर सरकार यह निर्णय नहीं लेती। वहीं पर एनडीए नेताओं का कहना है कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए समय पर फैसला लिया और इसे विपक्ष अपनी राजनीतिक जिद बताने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर के दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी और फिर रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सरकार का कहना है कि आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने का निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लागू किया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बता रहा है। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में श्रेय लेने की होड़ और तेज हो गई है। प्रशांत किशोर वापस लेंगे बांकीपुर से नामांकन, बीजेपी को किया चैलेंज। यह दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे अपना नामांकन वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन पहले भाजपा ये साबित करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनके द्वारा खिलाफ जारी किया गया वीडियो असली है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि ये वीडियो डीप फेक यानी कि AI से तैयार है और जनता को भ्रमित करने के लिए जारी किया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि भाजपा ये साबित कर दे कि वीडियो में किसी तरीके की कृत्रिम यानी कि AI तकनीक या फिर छेड़छाड़ नहीं हुई है तो फिर वे तत्काल अपना नामांकन वापस ले लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फर्जी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पर भाजपा ने प्रशांत किशोर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रही है और बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में वीडियो विवाद ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अगले 8 घंटों में 22 राज्यों पर भारी बारिश का खतरा, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। दरअसल बात है कि मौसम विभाग ने अगले 8 घंटों के भीतर 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में तेज बारिश, गरज चमक और फिर बिजली गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जल भराव और फिर यातायात प्रभावित होने की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार और फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और फिर अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। वहीं पर मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसून और फिर बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के कारण कई राज्यों में अगले कुछ घंटों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है। एक चूक और लीक हो जाता आधार पेंशन डेटा। 21 साल के छात्र ने बिहार सरकार की वेबसाइट में ढूंढी गड़बड़ी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार की बिहार महादलित विकास मिशन की वेबसाइट में एक गंभीर सुरक्षा खामी का खुलासा हुआ है। 21 वर्षीय छात्र प्रशांत कुमार ने इस गड़बड़ी का पता लगाया है, जिसके कारण आधार नंबर, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और फिर अन्य संवेदनशील सरकारी डेटा के लीक होने का खतरा पैदा हो गया था। छात्र ने इस खामी की जानकारी तुरंत CERT इन और संबंधित अधिकारियों को दी है, जिसके बाद वेबसाइट की सुरक्षा खामी को समय रहते ठीक कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये तकनीकी खामी इतनी गंभीर थी कि इसका गलत इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने कई सरकारी डेटाबेस तक पहुंच सकता था। इनमें लाभार्थियों की जानकारी, सरकारी अधिकारियों के लॉगिन विवरण और विभिन्न योजनाओं से जुड़ा संवेदनशील डेटा शामिल था। राहत की बात यह रही है कि खामी का समय पर पता चल गया और फिर इसे ठीक कर दिया गया है, जिससे संभावित बड़े डेटा लीक को टाला जा सका। इस घटना ने सरकारी वेबसाइटों की साइबर सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से बचने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट, मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था और समय समय पर तकनीकी जांच बेहद जरूरी है। वहीं पर छात्र की सतर्कता की भी सराहना की जा रही है।
शादी के बाद भी मास्टर साहब को नहीं भूल पाई प्रेमिका, 6 महीने बाद ही कर दिया बड़ा कांड। दरअसल बात है कि बिहार के एक गांव से सामने आए प्रेम प्रसंग के मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक महिला शादी के बाद भी अपने पुराने प्रेमी जो पेशे से शिक्षक हैं उनको नहीं भूल पाई। शादी के करीब 6 महीने के बाद उसने अपने प्रेमी से दोबारा संपर्क किया और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि परिवार में विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार महिला के पति और फिर परिजनों को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो फिर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां पर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है और फिर सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक जांच सामने आएगी। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच जारी है और फिर अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बांकीपुर में साख बचाने की लड़ाई, बीजेपी राजद और फिर जनसुराज आमने सामने, चुनाव को लेकर की तैयारी पूरी। दरअसल बात है कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। इस सीट पर बीजेपी राजद और फिर जनसुराज के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा के लिए ये अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, जबकि राजद और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करके बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद ही सभी दलों ने मतदान को लेकर के अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी प्रमुख दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों और फिर एनडीए नेताओं के साथ व्यापक अभियान चलाया। वहीं पर राजद ने तेजस्वी यादव को मैदान में उतार करके चुनावी माहौल गरमाया। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की। प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कई बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा का भी संकेत देगा। केजरीवाल ने बिहार में छात्रों पर फायरिंग को लेकर के केंद्र पर साधा निशाना। दरअसल बात है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान कथित AK-47 से फायरिंग के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों के साथ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई और कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि छात्रों पर गोली चलाने जैसी घटनाएं बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और जवाबदेही की मांग कर रहा है। वहीं पर बिहार में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर के पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। इस मामले पर कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार की आलोचना की है, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए अपना पक्ष रखा है। ऐसे में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में पेपर लीक और नकल पर सख्ती, पटना समेत 3 जिलों में गठित हुई फास्ट ट्रैक अदालतें। दरअसल बात है कि बिहार में पेपर लीक और फिर नकल के मामलों पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। जब पटना हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए पटना, लखीसराय और फिर पूर्णिया में 3 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला किया है। इन अदालतों में परीक्षा से जुड़े अपराधों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी और मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। हाईकोर्ट ने इन विशेष अदालतों के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। जी हाँ, उद्देश्य यह है कि पेपर लीक और फिर नकल जैसे गंभीर मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय त्वरित न्याय मिले। हाल के दिनों में सामने आए कई परीक्षा घोटाले और फिर भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों को देखते हुए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन से परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई का रास्ता आसान होगा और युवाओं का भर्ती परीक्षा पर भरोसा मजबूत होगा। राज्य में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और फिर निष्पक्ष बनाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले आरजेडी की जीत साफ, बीजेपी को घेरा। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस सीट पर आरजेडी की जीत तय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी हार की आशंका से घबरा करके पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रही है, लेकिन जनता बदलाव का मन बना चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बांकीपुर की जनता महंगाई, बेरोजगारी और फिर विकास जैसे मुद्दों पर मतदान करेगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टार प्रचारकों की लंबी फौज उतारने से चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि जनता का विश्वास जीतना जरूरी होता है। वहीं पर भाजपा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि बांकीपुर में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। 30 जुलाई को
होने वाले इस उपचुनाव में भाजपा, राजद और फिर जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जहाँ सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है और अब नजर मतदान और फिर उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। ये उपचुनाव बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश का नाम लेकर के गिरिराज सिंह बोले हमला। दरअसल बात है कि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने संसद को बंधक बना लिया है और छात्रों के मुद्दे पर उनकी कोई भी वास्तविक संवेदना नहीं है। गिरिराज सिंह का कहना था कि अब नीट विवाद सामने आया था, जब नीट विवाद सामने आया था तब केंद्र सरकार ने तुरंत कदम उठाया और फिर छात्रों के किए गए वादों को पूरा किया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार ने परीक्षा कराने, परिणाम घोषित करने, पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लाने और फास्ट ट्रैक व्यवस्था बनाने जैसे कई फैसले लिए हैं। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कार्रवाई की है और बाद में छात्रों की मांगों को देखते हुए उचित निर्णय भी लिए हैं। वहीं पर छात्र आंदोलन और फिर बिहार बंद के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो छात्र नहीं थे और उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों को दी जाएगी सरकारी नौकरी और पेंशन, तेजस्वी यादव का बड़ा वादा। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन को लेकर के बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो फिर आंदोलन में शामिल और फिर गिरफ्तार छात्रों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही जेपी आंदोलन सेनानियों की तरह पेंशन देने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने इसे छात्रों के संघर्ष का सम्मान बताया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि छात्र अपने भविष्य और फिर रोजगार के लिए सड़क पर उतरे थे लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है और सरकार बनने पर छात्र आंदोलन से जुड़े युवाओं को सम्मान और फिर सुरक्षा देने के लिए ये फैसला लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी तीखा हमला बोला है और युवाओं के मुद्दे को चुनाव का बड़ा विषय बताया है। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष इसे चुनावी वादा और फिर राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है, जबकि राजद का कहना है कि ये युवाओं के संघर्ष का सम्मान करने की प्रतिबद्धता है। अब इस वादे को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। तेजस्वी यादव के आते ही बदला चुनावी माहौल, रेखा गुप्ता के चुनावी दफ्तर में बड़ी हलचल। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव की सक्रिय एंट्री के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। तेजस्वी यादव के रोड शो और फिर ताबड़तोड़ प्रचार के बाद राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता के चुनावी दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले जहां मुकाबला चुनाव मुख्य रूप से भाजपा और जनसुराज के बीच माना जा रहा था, वहीं अब राजद ने भी चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। तेजस्वी यादव के प्रचार अभियान के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने राजद कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है। इसके बाद रेखा गुप्ता के चुनावी कार्यालय में भी रणनीतिक बैठकों और फिर प्रचार अभियान की रफ्तार बढ़ गई है। दूसरी ओर भाजपा और फिर जनसुराज भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे बांकीपुर का चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं पर 30 जुलाई यानी कि आज होने वाले मतदान से पहले सभी प्रमुख दल अंतिम दौर में प्रचार में जुटे हैं। तेजस्वी यादव की सक्रियता के बाद चुनावी समीकरणों पर नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि किस दल को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा, इसका फैसला अब मतदान और फिर मतगणना के बाद ही होगा। सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी के काफिले पर भड़के तेजस्वी यादव, सरकार पर साधा निशाना। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी के चुनावी काफिले को लेकर के सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह उपयोग किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष चुनाव में प्रशासनिक तंत्र का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और फिर चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी उम्मीदवारों और फिर दलों के लिए समान अवसर होना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि यदि किसी गैर निर्वाचित व्यक्ति के चुनावी कार्यक्रमों में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को घेरते हुए चुनावी आचार संहिता के पालन पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं पर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और अब इस बयानबाजी पर सभी की नजर टिकी हुई है।
बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में जल्द होगी 2532 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, 6 विषयों के लिए इंटरव्यू पूरा। दरअसल बात यह है कि बिहार के 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों में जल्द ही 2532 संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी कि BSUSC ने 6 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। किशनगंज में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान चलाकर 6 निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि बिना लाइसेंस और निर्धारित मानकों का पालन किए स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले संस्थाओं के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज जिले में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 6 निजी नर्सिंग होम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। ये कार्रवाई जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज द्वारा जारी आदेश के आधार पर की गई। अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल भी तैनात रहे। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने संबंधित संस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद सील करने की प्रक्रिया पूरी की। विभाग की जांच में ये सामने आया कि आवश्यक वैध अनुमति के बिना या निर्धारित मानकों का पालन किए बिना संचालित किए जा रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। जिन संस्थाओं को सील किया गया है उनमें मैक्स नर्सिंग होम, स्वास्थ्य नर्सिंग होम, सरदा नर्सिंग होम, परिवार हेल्थ केयर, BS नर्सिंग होम और SFC मेडिसिटी नर्सिंग होम शामिल है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर किसी भी या नियमों के अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना लाइसेंस या निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ आगे भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। किशनगंज के बहादुरगंज में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर MIM का एक प्रतिनिधि मंडल प्रभारी पुलिस अधीक्षक से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की। इस दौरान प्रभारी SP ने नाबालिगों की रिहाई को लेकर आश्वासन दिया। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। बहादुरगंज में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को MIM का एक प्रतिनिधि मंडल कोचाधामन विधायक सरवर आलम के नेतृत्व में किशनगंज के प्रभारी पुलिस अधीक्षक से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी SP को ज्ञापन सौंपते हुए LRP चौक और बहादुरगंज में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा करते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी गिरफ्तार लोगों को राहत दी जानी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने बातचीत के दौरान आश्वासन दिया कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को बुधवार शाम तक रिहा कर दिया जाएगा। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले कुछ दिनों में रिहा करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के विरोध में बहादुरगंज में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। किशनगंज और सीमांचल की लाइफलाइन माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 327E की बदहाल स्थिति अब संसद तक पहुंच गई है। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए सड़क की गुणवत्ता की जांच, तत्काल मरम्मत और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में नियम 377 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 327E की जर्जर हालात का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से
इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और सड़क की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि NH 327E किशनगंज जिले के बहादुरगंज होते हुए अररिया को पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी से जोड़ता है। ये सड़क बिहार को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे और भारी वाहनों का आवागमन होता है। लोकसभा में रखे गए अपने प्रस्ताव में सांसद ने बताया कि इस सड़क का निर्माण महज 2-3 वर्ष पहले ही पूरा हुआ था, लेकिन इतने कम समय में ही किशनगंज जिले के गुजरने वाले हिस्से में कई स्थानों पर सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उनका कहना है कि इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सांसद ने यह भी कहा है कि सड़क निर्माण के दौरान घटिया सामग्री के इस्तेमाल और निर्माण में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई थी। यदि समय रहते उन शिकायतों पर कार्रवाई की जाती तो आज इस स्थिति से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। बार बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ने से सरकारी संसाधनों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मांग की है कि NH 327E के निर्माण कार्य की तकनीकी गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए। किशनगंज के बहादुरगंज में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज FIR को लेकर नया मोड़ सामने आया है। मामले में नामजद एक युवक ने रूस से वीडियो जारी कर दावा किया है कि घटना के समय वो भारत में नहीं बल्कि रूस में मौजूद था। युवक ने अपने खिलाफ दर्ज FIR पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और मामले की समीक्षा की मांग की है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज FIR को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। मामले में नामजद एक युवक ने विदेश से वीडियो जारी कर दावा किया है कि घटना के समय वो रूस में मौजूद था और प्रदर्शन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वीडियो में युवक ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान वो भारत में नहीं था, इसके बावजूद इसे FIR में आरोपी बनाया गया है। उसने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उसके खिलाफ दर्ज FIR की समीक्षा करने की मांग की है। युवक का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि घटना के समय वो विदेश में था।